I come in, sir? आइए, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठ बैठ। Thank you, sir. आपने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में, Yes. और पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप ज्योग्राफी। Yes. उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की कुछ विशेषताएं बताइए। सर, उत्तर प्रदेश को ज्योग्राफिकल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सर, तराई का क्षेत्र, और उसके बाद जो गंगा यमुना का मैदान है, और सर दक्षिण का पठारी भाग है। दोआब किसको कहते हैं? सर, जो 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। गंगा जमुना का भी दोआब है कोई? यस सर। कौन सा क्षेत्र है वो? सर, ये मेरठ से जो गंगा का ऊपरी मैदान है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर इधर फैला हुआ है सर। उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियां और कौन सी हैं गंगा के अलावा और यमुना के अलावा? सर, उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदियां रामगंगा है, और सर गंडक है, और सर जो पठारी नदियां हैं उनमें सर केन है, बेतवा है, और सर। अच्छा, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाएगी। जी उसका क्या रोड मैप रखा है सरकार ने? सर, सरकार जो सारे सेक्टर हैं उनको बूस्ट प्रदान कर रही है। जैसे सर, जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री के सामने समस्याएं होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन किया जा रहा है प्रदेश में। और सर, जो युवा जो हमारे इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकता है, उसमें बेसिकली कौशल की कमी है, तो कौशल विकास पे फोकस किया जा रहा है सर। इसके अलावा सर, जो ट्रेड पे फोकस किया जा रहा है सर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है सर, एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सर, सरकार टूरिज्म पे भी फोकस कर रही है, टूरिज्म की बहुत संभावना। कौशल विकास के लिए कुछ खास कार्यक्रम चलाए हैं सरकार ने? सर, उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास नीति है, इसमें जो 15 से 29 वर्ष के बीच के युवा हैं इनको कौशल विकास प्रदान करना है। इसके अलावा सर, जो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान, शायद सर मैं इसका नाम सही से नहीं ले पा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। सर, इसमें जो पारंपरिक जो कारीगर हैं उनको कौशल प्रदान किया जा रहा है, ताकि जो उनके पारंपरिक काम है उनमें वो और बेहतर तरीके से कर सकें सर। थैंक यू सर। आज एज अ सब डिविजनल हेड, अगर आप एज अ सिविल सर्वेंट किसी सब डिवीजन की हेड हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो आप क्या क्या टास्क आपको प्रायोरिटाइज करेंगे या उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर, जो सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेके है, ये काफ़ी इसको प्रायोरिटाइज करूँगी मैं सर, क्योंकि सर जो महिलाएं हैं वो हमारी प्रदेश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो सर इनकी सुरक्षा को लेके मैं कोशिश करूँगी। ठीक, और बताएं। और सर, जो आप एजुकेशन में क्या करना चाहेंगे, एजुकेशन सेक्टर में? सर, एजुकेशन सेक्टर में मैं बेसिकली फोकस करूँगी सर, जो हमारी शिक्षा है वो सर एक रोजगार परक शिक्षा नहीं है सर। जैसे नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी पेशेवर शिक्षा की बात की गई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एजुकेशन के सेक्टर में जो पेशेवर शिक्षा है उस पर फोकस किया जाए, और जो हमारा जो यूथ है वो उसका जो विकास है वो एक दिशा में नहीं हो, उसका संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके, और सर वो एक अच्छा मानव संसाधन बन सके। आपने जो कहा है वो एज अ पॉलिसी मेकर वो बातें सही हैं, लेकिन एज अ सब डिवीजन हेड आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम को आप इम्प्लीमेंट करेंगी जिससे ये अचीव हो सके? कोई ऐसी स्कीम है जो कि आपने जो कहा है कि वो रोजगार ओरिएंटेड हो, ऐसा कुछ है कोई स्कीम गवर्नमेंट का जिस पे आप फोकस करना चाहेंगे? सर, शिक्षा में हम खेलों को भी बढ़ावा दे सकते हैं, तो सर जो बच्चे खेलों में अच्छे हैं तो हम इस तरह से जो स्कूल है शुरुआत से ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाया जाए कि जो बच्चे अगर खेलों में अच्छे हैं तो उनको खेल के क्षेत्र में वो अपना अच्छा सुनिश्चित कर सकें। और सर, इसी तरह सर बहुत से बच्चे होते हैं उनकी जो रुचियाँ हैं वो कला के क्षेत्र में सर ज़्यादा होती हैं, तो वो कला के क्षेत्र में अच्छा हमारी सोसाइटी में जो मेनली फोकस है जो
सर वो यही है कि हमें एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए सर, स्वरोजगार को फोकस नहीं करते हैं तो इस ओके, ठीक है। अब ये बताएं कि आप जिस सब डिवीजन में हैं वहाँ पे हॉस्पिटलों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स में वो काफ़ी ख़राब है, तो उसके उसके लिए सुधार के लिए काम करूँगी। इसके अलावा सर जो एक सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे इतनी अटेंटिवली मरीज़ों को नहीं फोकस नहीं करते हैं, तो सर मैं कोशिश करूँगी कि उनका जो एटीट्यूड है जो मरीज़ों के लिए या जो वो वो थोड़ा किस सा तरह से करेंगे, किस तरह से होगा? सर इसके लिए हम एक शिकायत सर वैसे ये सिस्टम पहले से भी है सर, जो शिकायत निवारण तंत्र है उसको मजबूत किया जाए और सर जैसे जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका निराकरण हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो सर जब शिकायतों का निराकरण होगा और जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं उनको जब सज़ा मिलेगी तो सर एक एग्जाम्पल सेट होगा, तो जो आगे लोग हैं वो ऐसी जो लापरवाही करने से बचेंगे और एक अच्छा स्वास्थ्य का सिस्टम आप एक बनेगा। बात बताएं कि आप जो भी करना चाहती हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन करके आप अपनी बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या ये आपके पास कोई और भी मेथड है? सर फिजिकल इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा सर कितना इफेक्टिव है ये फिजिकल इंस्पेक्शन? सर मुझे लगता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है सर। जो अगर कोई अधिकारी जाता है तो सर कितनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाती हैं, तो सर इसी तरह अगर उनको ऐसा रहेगा कि कभी भी अधिकारी चेक करने आ सकता है तो सर इससे जो वहाँ की व्यवस्था है वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से हो जाती है सर। ठीक। थैंक यू सर। मैं सर की क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने बताया कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बहुत अटेंशन के साथ नहीं देखते सरकारी हॉस्पिटल्स में, जी तो सॉल्यूशन के तौर पर आपने अप्रोच बताया कि शिकायत पेटिका रखी जाए और उसके बाद ये टॉप डाउन अप्रोच है। क्या आपको लगता है कि जो भी मेडिकल पर्सनल्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है या उनकी जो एजुकेशन है या उनकी जो कार्य पद्धति है उसमें ही हम इथिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इथिकल प्रोफेशन या इथिकल बिहेवियर भी एक पक्ष है जिसके तरफ हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं, इसे परंपरा के नाम पर छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि एजुकेशन में इथिक्स का डोज जो है वो बढ़ाना चाहिए? यस सर, एथिक्स काफ़ी मायने रखती है हमारी शिक्षा में, क्योंकि सर ये जो समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है एथिक्स होना। अगर एथिक्स होगी तो वो जो व्यक्ति है वो अपने काम का एक कर्तव्य बोध को समझेंगे और उसे अच्छे से पूरा करेंगे। तो सर इसके अलावा सर जो एथिक्स है, क्या आपको लगता है कि बाय बीइंग एथिकल यू कैन आल्सो बी हैप्पी? सर ज्यादा मुझे कमाने से तो खुशी मिलती है, ये लगभग सर्वमान्य बात है, लेकिन ज्यादा इथिकल होने से भी आपको खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, क्या आपको ऐसा लगता है? सर बिल्कुल, जब एथिकल होते हैं तो हमें एक संतुष्टि रहती है अंदर से कि हमने अपना जो काम है वो अच्छे से किया है, हम किसी के काम में आए, जो हमारे लिए ड्यूटीज़ हैं वो हमने फुलफिल करा है, तो सर मुझे लगता है ये हमें एक संतुष्टि प्रदान करता है जो अच्छा, जी CAD के बारे में सुना है, कैश डिपॉजिट रेशियो? सर सुना है। CDR, सॉरी, CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो, सर सुना है सर, लेकिन क्या अभी होता है ये? मैं अभी इसको ढंग से याद नहीं कर पा रही। अच्छा, हाल फिलहाल बल्कि 1 जनवरी को ही जापान में कुछ हुआ, यस क्या हुआ? सर, जापान में भूकंप आया था सर। भूकंप आया। पिछले वर्ष तुर्की में भी जी लगभग उतने ही सेस्मिक लेवल का भूकंप आया था। जी डैमेज कभी आप कंपेयर आपने किया, ऐसा आपको लगा कि दोनों के डैमेज को कंपेयर करें कि ह्यूमन लॉस कितना हुआ या प्रॉपर्टी लॉस कितना हुआ? तुलनात्मक अगर आप तरीके से देखेंगे तो क्या आपके मन में आता है? सर इवेंट क्या था, रिक्टर स्केल पर कितना था सर जापान जो वाला? जापान का था वो सर 7.5 था सर। 7?
सर सॉरी अच्छा, लगभग और तुर्की वाला? सर इसका नहीं। अच्छा, तो फिर सर तुर्की में लॉस के ज़्यादा टर्म्स में जी सर, जो तुर्की है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान। तो जापान ने ऐसा क्या किया कि उसने मिनिमाइज कर लिया जो कॉन्सिक्वेंट डैमेज है उसको? सर जापान ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर कर रखा है, क्योंकि सर जापान में भूकंप आते रहते हैं, वो इस तरह की उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, तो सर उसने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मेंटेन कर लिया है सर। वो इस तरह की जो भूकंप रोधी अवसंरचनाएं निर्मित की जाती हैं जापान में, और सर वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी जो भूकंप को लेके जागरूक हैं सर। उनको इस तरह की जो, क्योंकि वो एक भूकंप संवेदनशील जोन में है, तो उनको जागरूक किया तो जाता है। एक प्रशासक के तौर पर मान लीजिए जो भी एरिया आपके अंदर में आएगा, जी। तो क्या आपको लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगी, किसी भी नीति को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें आप एक जोग्राफर को भी रखेंगी उस कमेटी में? सर ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है? सर बिल्कुल है सर, क्योंकि जो हमारा अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सर इसकी भी ज्योग्राफी काफ़ी डिफरेंट है। तो सर कैसे डिफरेंट है? सिस्मिक जोन में है? यस सर, इसका फ्रेजाइल जोन में है? तराई एरिया है वो सर सिस्मिक जोन में है, और सर इधर ये जो दिल्ली एनसीआर वाला है वो भी सिस्मिक जोन में। अच्छा, जी और सॉइल टाइपोलॉजी जी भी अलग अलग है? जी सर, जो उसका भी असर पड़ता है? यस सर जैसे किसानों के लिए अगर हमें कोई नीति लानी होगी तो सर वो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसके लिए अलग होगी, और यही जब हम तराई या जो दोआब के लिए लेके आएंगे तो वो उसके लिए हम अलग पैरामीटर्स रखेंगे सर। दोआब का आपने बहुत अच्छा डिफिनेशन तो दिया, लेकिन जब क्षेत्र की बात की गई तो थोड़ा आप संशय में थी, क्यों? सर दो नदियों के बीच का जो इलाका, तो अगर दो बड़ी नदियां उत्तर प्रदेश की हैं, गंगा और यमुना, उद्गम स्थल हम सबों को पता है यमुनोत्री और गंगोत्री, फिर बीच में फैलाव है दोनों के बीच में, मिलती कहाँ है? सर प्रयागराज में मिलती है सर। प्रयागराज में? जी तो फिर क्यों आप संशय की स्थिति में क्यों थे? वहीं मेरठ तक ही सर। हाँ? जी आप जान रही हैं लेकिन फिर बोल नहीं रही हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट के नाते जी अभी आप जो भूकंप पर बात कर रही थी, जी प्लेट टेक्टोनिक्स तो पढ़ा होगा। यस सर। भूकंप ज़्यादा खतरनाक कैसे होगा? डाइवर्जेंस होगा प्लेट का या कन्वर्जेंस होगा? सर जब अपसारी सीमा होती है सर वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आती है सर, जहाँ प्लेटें टकराती हैं। जहाँ टकराती हैं जी कन्वर्जेंस हो गया ना वहाँ। जी जी तो भारत में भूकंप कैसे आते हैं? कन्वर्जेंस की वजह से आ रहे हैं या डाइवर्जेंस की वजह? दो प्लेटें अलग अलग हो जाए तब आते हैं भारत में, या दोनों आपस में टकराती हैं? सर जो भारत का हिमालयन क्षेत्र है, जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट की नीचे दब रही है सर, इसलिए वहाँ पे भूकंप आते हैं। ठीक, थैंक यू। अभी आपने बोला सिस्मिक जोन में है, तो सिस्मिक जोन में सारे ही हैं, मतलब टाइप अलग अलग है क्या? जी जी तो ओके, ठीक है। मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। तो तराई क्षेत्र किस टाइप में है वो? सर 1 2 3 4 सर आई थिंक सर 4 में है, 4 में है जी। ठीक, मैं क्लियर नहीं हूँ इसके साथ। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। May I come in, sir? Thank you, sir. आंसर्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है। थोड़ा नर्वस लग रही हो, Yes. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है ओवरऑल, इसलिए कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, है ना। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आती हुई चीज़ भी नहीं बताया, है ना। वो थोड़ा और काम एंड, मैंने लिखा है इसमें कि थोड़ा और काम एंड कूल होने की ज़रूरत है ना। कंटेंट तो है ही पास में, इसलिए ऐसी कोई बहुत परेशान होने वाली बात तो नहीं है। सर मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हूँ और ना मुझसे निकल नहीं पाता अंदर से जो नहीं, अभी तो लग कीजिए। हाँ सर मैं बैठी ठीक थी। हाँ आराम से, हाँ कंफर्टेबल हो,
कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस नहीं होने का कोई रीज़न नहीं है। जी इतने लोगों से बीच से फिल्टर होकर आई हो ना, जी मेंस क्लियर करके, जी तो कुछ ना कुछ कंटेंट है तभी तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात। दूसरा, ज्योग्राफी की जानकारी है तुम्हारे पास, बाकी चीज़ों की भी जानकारी है, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी जो जानकारी का स्तर है वो अच्छा है, वो रिच है। तो जो मूल समस्या होती है कॉन्फिडेंस की, वो समस्या आपके साथ नहीं है। तो आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप इंस्टेंटेनियस है और काफ़ी पॉसिबल है कि आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कई लोग होते हैं जो जिनमें कंटेंट ही नहीं होता है, तो उसमें समस्या आती है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए। दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम टुडेज इंटरेक्शन। थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो आप ऑलरेडी जानते हैं और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके बीच जो एक सामंजस्य बनता है ना, उसके तरफ थोड़ा अटेंटिव रहेंगी तो आपका आंसर अच्छा होगा। और टेंटेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। परिभाषा जब आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट जब जानते हैं, तो उसको फैलने दीजिए। उसमें आप रेटिसेंट मत हो जाइए कि अरे ये बोल देंगे तो क्या होगा। जब आप जान रहे हैं, दो शब्द में ही तो अर्थ इसका छिपा हुआ है। जी दो आब, ठीक है, आब मतलब पानी, और दो पानी के धाराओं के बीच का इलाका, तो ठीक है, वो हो सकता है। थोड़ा जैसे इथिकल वाले ये में, चूंकि आप महिला हैं तो आपसे अपेक्षित है कि आपकी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी थोड़ी पुरुषों से बेहतर होगी इस मसले में। इमोशनल क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा बेहतर होगा, वो रोबस्ट होगा। तो उस पर थोड़ा आप पढ़ें, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दें कि इथिक्स को भी बीच में लाना है। सभी जगह पैसे और रेवेन्यू से ही आंसर नहीं देना चाहिए, ठीक है। जी आप जो इंटर आपकी हुई, आपने 3 बार कहा गुड मॉर्निंग, जरूरत नहीं है, एक बार बोलने से हो जाता है। आके खड़े होके एक बार सबकी तरफ देख के आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। दूसरी बात, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एज अ सिविल सर्वेंट, अनलेस कि आप पॉलिसी लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, जो कि फैग एंड ऑफ द कैरियर पहुंचते हैं, बेसिकली एज अ सिविल सर्वेंट का काम है इम्प्लीमेंट करना जो गवर्नमेंट की स्कीम है। तो पॉलिसी आप नहीं बना रहे, जो ऑलरेडी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, जो स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपका कुछ टारगेट एरिया है तो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्कीम अच्छा है, आप उसको क्यों इम्प्लीमेंट करें। जी सर। तो ये है। और अगर जैसे आपसे कुछ मिस हो गया, आपने सिस्मिक जोन, सारे सिस्मिक जोन है 1 2 3 4 हैं जो भी है, तो जब बाद में कहा गया तो उसको आप करेक्ट कर सकते थे, उसको छोड़ना नहीं है। मतलब आपको आता है, नहीं आता है, ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको आता है, तो तराई कौन सा सिस्मिक जोन में है? सेट 4th में ही है। तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। जी सर, ये है ना कि अगर 4th ऐसा है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी इसमें, तो ये अगर मैंने गलत बोल दिया तो। मतलब 5 भी है क्या कोई जोन? ये सर फर्स्ट को ख़त्म कर दिया गया है, और सर 5 जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो 5 कौन सा इंडिया में है कोई? यस सर, कौन सा है? हिमालयन बेल्ट है ना, उसको 5 में रखा गया है। और अब तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है? 5 है, 4 है? 5 है। और 4 का कौन सा एरिया यूपी का? सर जो हिमालयन बेल्ट है उसके जो नीचे के एरिया है उसको 4 में ही रखा गया है। अच्छा, तो हिमालयन बेल्ट के नीचे, तो नीचे क्या होता है? तराई बोल रहे हैं। अच्छा, तराई, ओके, अच्छा। ठीक है। तो जो स्पेसिफिक्स अगर आता है ना, सवाल पूछा भी नहीं गया हो और उसमें आप स्पेसिफिक के टर्म्स में अगर आप जवाब देते हैं तो वो आकर्षक जवाब होता है। जैसे मैंने ये नहीं कहा कि सिस्मिक, मैंने कहा सिस्मिक जोन में आता है, आपने कहा हाँ आता है, सर ने कहा कि भाई कौन सा आता है, आता तो सब है किसी न किसी। तो आपसे अपेक्षित है कि आप 3 4 5 वो ग्रेडेशन जो है वो आप बताएं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है, कई बार गैप्स होते हैं क्वेश्चंस में, और इंटरव्यू सिचुएशन में उसको उस पर एडवांटेज लिया जाता है। अगर पीटी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा कि सिस्मिक जोन क्या होता है, वही ग्रेडेशन आपने दिया है। इंटरव्यू में यही चीजें परखी जाती हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कब है आपका इंटरव्यू? सर 8 को। चलिए, बड़ा अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा।